आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू SRS IAS एंड लॉ अकेडमी। आज से हम जो है हमारा नया मॉड्यूल जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इससे पहले हमने गवर्नेंस और एथिक्स जो है वो फिनिश कर लिया और अब से हम जो है ये मॉड्यूल जो है ये हमारा पॉलिटिकल इश्यूज का मॉड्यूल जो है ये रहेगा। इस मॉड्यूल को देखने से पहले आपको आपका जो एक तो पॉलिटी जो है आपकी वो फिनिश हो जानी चाहिए, दूसरा आपका गवर्नेंस जो है वो फिनिश हो जाना चाहिए। गवर्नेंस के साथ इसके बहुत से टॉपिक्स जो है वो आपके ओवरलैप करेंगे, ठीक है। तो दोनों की प्रिपरेशन जो है वो आपको एक साथ करनी है, दोनों की क्लासेस जो है एक के बाद एक क्लास जो है वो आपको देखनी है। जैसे कि पहले अपना गवर्नेंस जो है वो फिनिश कर लो सारा, देन उसके बाद जो है पॉलिटिकल इश्यूज जो है उसके ऊपर आओ। मैंने कुछ टॉपिक्स जो है वो आपको गवर्नेंस में और जब हम पॉलिटी कर रहे थे कुछ टॉपिक्स जो थे वो मैंने आपको छुड़वा दिए थे, जिसमें मैंने आपको बोला था कि वो जो है वो हम आगे जाके करेंगे, ठीक है। तो वो जो टॉपिक्स वहां पे छूटे हुए हैं वो हम यहाँ पे जो है वो कवर कर लेंगे। जैसे हमने वहां पे पार्लियामेंट्री कमेटीज जो है उनके बारे में इतना डिस्कस जो है वो नहीं किया था, ठीक है। तो वो जो है वो आपके यहाँ पे जो है वो डिस्कस हो जाते हैं। ये जो आपका मॉड्यूल होता है इसमें से सिर्फ और सिर्फ मेंस में क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, प्री में इस मॉड्यूल से रिलेटेड कोई सवाल जो है वो नहीं पूछा जाता है, ठीक है। ज्यादा समझाने वाला नहीं है इस टॉपिक में, क्योंकि ऑलरेडी आपने पॉलिटी में जो है इससे रिलेटेड जो भी चीजें जो है वो आपको समझाने वाली है वो वहीं पे जो है वो समझा दी गई है, ठीक है। इसमें बेसिकली हम जो है आर्गुमेंट जो है किसी पर्टिकुलर चीज के लिए हम आर्गुमेंट जो है वो लिखा करेंगे, जैसे कि ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर्स है, ठीक है। तो इसमें हम जो है फेवर और अगेंस्ट में जो है वो चीजें लिखा करेंगे कि क्या जो है बेसिकली आपकी ये जो है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है एक तरीके से पॉलिटिकल इशू है, ठीक है, क्योंकि इसका मिसयूज जो है वो बहुत किया जाता है। तो वही चीजें जो है उसके फेवर में और उसमें अगेंस्ट जो है वो चीजें हमने लिखा करेंगे इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में। और आपसे मेंस में भी इसी तरीके के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं कि ये जो है पिछले कुछ सालों में ऑर्डिनेंस जो है वो बहुत सी ऑर्डिनेंसेस जो है वो लगाई गई हैं, जैसे कि आपका ये जो है आर्टिकल 370 जो था इसको खत्म किया गया था, तो वो भी ऑर्डिनेंस लगा के जो है वो खत्म किया गया था, ठीक है। जबकि उसका सही प्रोसीजर जो है वो क्या होना चाहिए था, पार्लियामेंट में एक बिल जो है वो आना चाहिए था, देन उस बिल को जो है प्रॉपर तरीके से जो है पास करवाया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा जो है वो नहीं हुआ। वहां पे ऑर्डिनेंस जो है वो लगाई गई, देन उसके बाद जो है वहां से आर्टिकल 370 जो है उसको अप्रूव जो है खत्म जो है वो कर दिया गया था, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड जो है ये सारा का सारा जो आपका मॉड्यूल जो है इसी से रिलेटेड जो है वो रहेगा। और अब इसमें आपके टॉपिक्स हो गए जैसे एंटी डिफेक्शन लॉ है, ठीक है। एंटी डिफेक्शन लॉ एक बार हम जो है हमने पॉलिटी की स्टार्टिंग की क्लासेस में जो है वो हमने डिस्कस कर लिया था, और लेकिन उसमें क्या इश्यूज जो है वो चीजें जो है वो हम यहाँ पे जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। वैसे ही आपके जो ये जो है आपके सिविल सर्विसेज से रिलेटेड है, जैसे आर्टिकल 312 और 312 से लेके आपके 318 तक आर्टिकल जो है वो आपके यूपीएससी से रिलेटेड जो है वो होते हैं, या ऑल इंडिया सर्विसेज से रिलेटेड जो है वो होते हैं, ठीक है। तो उनमें क्या क्या इश्यूज है जो है वो सारे हम जो है इस मॉड्यूल में जो है वो डिस्कस करेंगे। ऐसे ही जो आपकी इमरजेंसी पावर्स जो है उनमें क्या क्या इश्यूज जो है वो सारे इश्यूज जो है वो यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे। तो ये जो है वो आपका टॉपिक रहेगा पॉलिटिकल इश्यूज का, ठीक है। तो आज आपकी फर्स्ट क्लास होगी, ये टोटल 15 से 20 क्लासेस में हम इसको जो है वो खत्म कर देंगे, ठीक है। तो क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज जो आपकी हेडिंग जो है वो डालो कि इश्यूज जो है वो पार्लियामेंट में क्या क्या इश्यूज जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो आपका मॉड्यूल है पॉलिटिकल इश्यूज, ठीक है। तो उसमें आपका फर्स्ट टॉपिक जो है वो पार्लियामेंट है। लिखो पार्लियामेंट में पहला इशू क्या है। पहला इशू है ऑर्डिनेंस मेकिंग। ऑर्डिनेंस मेकिंग, ठीक है। ये हम ओवरऑल लिख रहे हैं कि जो ओवरऑल पार्लियामेंट में इश्यूज जो है वो क्या है, ठीक है। अब ये तो हो गए ओवरऑल। अब इसमें आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन आना होगा तो डायरेक्ट आपसे ऑर्डिनेंस मेकिंग में क्या क्या इश्यूज जो है वो इस तरीके से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आपका पहले हम ओवरऑल लिख रहे हैं, देन इन सबको एक एक करके भी डिस्कस करेंगे, जो जो इंपॉर्टेंट होगा उसको एक एक करके भी डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। तो पहला इशू क्या है पार्लियामेंट में, सबसे पहला इशू है ऑर्डिनेंस मेकिंग। देखो in order to bypass legislative approval from Lok Sabha and Rajya Sabha, an ordinance is passed
an ordinance is passed and it continues for long periods, without any parliamentary approval. सेकेंड इशू क्या है पार्लियामेंट में? एंटी डिफेक्शन लॉ। सेकेंड इशू लिखो, एंटी डिफेक्शन लॉ। लिखो इसमें, इन नेम ऑफ पार्टी डिसिप्लिन, dictatorship of leader is being imposed over party members as the descent of the descent as the descent by party member in house leads to cancellation of membership. ठीक है, तो जब हम एंटी डिफेक्शन लॉ कर रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से इसका मिसयूज जो है वो होता है। ठीक है, अब जैसे आपने विप की कोई बात जो है वो नहीं मानी तो उसको भी एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत जो है वो कंसिडर कर लिया जाता है, तो उसमें भी आपकी जो है सीट जो है वो कैंसिल हो सकती है। ठीक है, थर्ड लिखो, many bills are passed without referring them to any parliamentary standing committee, thus bypassing experts opinion and constructive discussion full stop. As per PRS legislative research only 25% of पीआरएस जो है एक इंडियन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, एनजीओ एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। एज पर पीआरएस legislative research, only 25% of bills introduced
to committees in 16th Lok Sabha as compared to 71% and 60% in 15th and 14th Lok Sabha respectively. Fourth point, usage of guillotine clause many a times, GUILLOTINE, guillotine clause, GUILLOTINE, guillotine clause, many a times important sections of certain bills are not put for discussion but are rather voted upon by using guillotine clause, ठीक है। जब आपका बजट वगैरह जो है वो पेश किया जाता है या पास किया जाता है तो उसमें बहुत बड़ा बजट होता है आपका, ठीक है। तो उसमें हर चीज के ऊपर जो है वोटिंग जो है वो नहीं की जाती, ठीक है। बहुत से बिल्स जो होते हैं, जो जब आपका बजट आता है, बहुत सी चीजें जो है या बहुत से सब्जेक्ट्स जो होते हैं उनको एक साथ जो है वो डिस्कस कर लिया जाता है, एक साथ बोल दिया जाता है कि हम ये सब्जेक्ट जो है एक ही क्लॉज के तहत जो है वो हम डाल रहे हैं, जो इसके फेवर में है वो बोलो आए, बाकी बोल दो नो, ठीक है। तो क्योंकि सरकार ने जो है, जो जीती हुई सरकार होती है उसी ने पेश करना होता है, तो वो सारे जो है वो आए बोल देते हैं कि यस हम इनको जो है वो पास करते हैं, और वो जो है वो आपका डायरेक्टली पास जो है वो हो जाता है। बाकी जो होते हैं, जो विपक्षी पार्टी वाले होते हैं, वो हाय जो है वो करते रहते हैं कि नहीं ये नहीं पास होना चाहिए, लेकिन वो जो है वो चुप करके जो है वो पास जो है वो कर देते हैं, ठीक है। तो ये चीजें जो है ये भी आपका इश्यूज है, ठीक है। कि मान लो ये चीजें जो है ये सारी एक एक चीज जो है वो डिस्कस होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट point, until now Indian parliamentary history, only 14 private bills have been passed, ठीक है। तो प्राइवेट बिल कौन से बिल होते हैं? ऐसे बिल्स जो आपके, देखो जो बिल्स जो है जो जनरली लाए जाते हैं एग्जीक्यूटिव के द्वारा, ठीक है। एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं आपके? जो आपके, जैसे मान लो आपका फाइनेंस मिनिस्टर हो गया, ठीक है। तो फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो कौन सा आपका बजट जो है वो लेके आता है, ठीक है। तो उसमें कौन से बिल्स होते हैं? अप्रोप्रिएट और फाइनेंशियल बिल, ठीक है। तो ये बिल किसने इंट्रोड्यूस किए? ये बिल इंट्रोड्यूस किए आपके एग्जीक्यूटिव ने, या फिर जो आपका मिनिस्टर है, मिनिस्टर ने, ठीक है। मिनिस्टर अलग चीज होती है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो अलग चीज होती है, ठीक है। और एमएलए जो है वो आपके जो स्टेट लेजिस्लेचर्स होती हैं उसमें होते हैं, ठीक है। जो आपका एग्जीक्यूटिव में होगा, ठीक है, जिसको कोई ना कोई मिनिस्ट्री दी जाएगी वो आपका कहलाएगा मिनिस्टर, ठीक है। तो जो बिल मिनिस्टर्स के अलावा जो प्रेजेंट किए जाए उन बिल्स को प्राइवेट बिल्स जो है वो कहा जाता है, ठीक है। अगर कोई भी अलग से एमपी जो है कोई बिल जो है वो लेके आए तो उसको प्राइवेट बिल जो है वो कहा जाएगा, ठीक है। तो अब तक सिर्फ 14 बिल्स जो है वो ऐसे इंट्रोड्यूस हुए हैं, पास हुए हैं, जो कि प्राइवेट मेंबर्स के द्वारा जो है वो लाए गए थे, ठीक है। तो ये भी इश्यूज है कि ज्यादा बिल्स जो है, मोस्ट ऑफ द बिल्स जो है वो आपके एग्जीक्यूटिव या आपके मिनिस्टर्स के द्वारा जो है वो लाए जाते हैं, या वही जो है वो पास होते हैं, ठीक है। तो ये जो है प्राइवेट मेंबर्स के द्वारा लाए गए बिल जो है उनको पास नहीं किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, पार्लियामेंट्री sittings have been reduced from average 120 days per year ब्रैकेट में लिख लो 1950 per year ब्रैकेट में लिख लो 1950 टू ब्रैकेट क्लोज कर दो, उसके बाद लिखो 65 to 70 days per year, ठीक है। तो जो पहले जो आपकी पार्लियामेंट्री सिटिंग्स हुआ करती थी वो ऑन एन एवरेज 120 दिन तक जो है वो आपके मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग आपके एमपीज
वो सारे बैठ के पार्लियामेंट में बैठ के जो है मीटिंग्स जो है वो किया करते थे, ठीक है। जो बिल्स वगैरह लाने थे उनके ऊपर डिस्कशंस जो है वो 120 दिन तक जो है 365 दिन में से 120 दिन जो है वो आके वहां पे जो है रहा करते थे, जो अब गिर के कितने रह गए हैं, कितने दिन रह गए हैं, ऑन एन एवरेज 65 to 70 डेज, ठीक है। रिपीट कर रहा हूं दोबारा से पॉइंट, पार्लियामेंट्री सिटिंग्स हैव बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम एवरेज 120 डेज पर ईयर ब्रैकेट में 1950 टू 65 to 70 days per year due to multiple disruptions and walkouts. Next point, in 1950s time taken for discussions over budget stands at 123 hours on average, which has reduced to 39 hours in last decade, ठीक है। तो जब 1950 के टाइम में जब हमारा बजट वगैरह जो है वो डिस्कस हुआ करता था, तो वहां पे ऑन एन एवरेज 123 आवर्स के लिए वो सारा प्रोसेस जो है वो चलता था, ठीक है। एक एक चीज के ऊपर डिस्कशन जो है वो की जाती थी। नो डाउट वो लोग भी गिलोटिन मोशन जो है वो यूज किया करते थे, लेकिन वहां पे जो है उन टाइम्स में जो है आपका बजट जो है वो ढंग से जो है वो डिस्कस किया जाता था। आज के टाइम में पिछले 10 सालों में पिछले दशक में जो है ये सिर्फ 39 आवर्स तक ही रिड्यूस होके जो है वो रह गया, यानी कि हमारे बजट के ऊपर डिस्कशन जो है वो ऑलमोस्ट 40 घंटे तक ही जो है वो की जाती है, ठीक है। बाकी सारी चीजें जो है गिलोटिन में डाल के जो है वो एक साथ जो है उनको पास जो है वो कर दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पॉइंट, द रोल ऑफ speaker is also under scrutiny. The role of speaker is also under scrutiny as his or her opinion over tilting the bill as money bill has been under scanner, ठीक है। तो ये मुद्दा जो है, जब ये करंट सरकार जो है ये चल रही है, ये मुद्दा तो तब भी जो है वो सामने आता है। जब इन्होंने आधार वगैरह जो है वो उसको पास करवाने की कोशिश की थी, तो उसको एज अ मनी बिल जो है ये इन्होंने पहले जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिया था। अब मनी बिल में क्या होता है कि इसके ऊपर जो है राज्यसभा जो है राज्यसभा जो है वहां पे डिस्कशन जो है वो नहीं होती, ठीक है। तो वहां पे राज्यसभा वालों का से जो है वो खत्म ही हो जाता है, ठीक है। तो इस वजह से ये क्या करते हैं, ताकि इसको राज्यसभा में डिस्कस ना किया जा सके, इस वजह से ये लोग क्या करते हैं, उसको एज अ मनी बिल जो है, किसी भी बिल को जो है एज अ मनी बिल जो है वो इंट्रोड्यूस कर देते थे, ठीक है। जबकि उसकी जो उसके अंदर के क्लॉजेस जो है वो कहीं से भी फाइनेंस से रिलेटेड जो है वो नहीं होते थे, लेकिन फिर भी उस बिल को जो है, ताकि उसकी डिस्कशन जो है वो राज्यसभा में ना हो पाए, इस वजह से उसको एज अ मनी बिल जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिया जाता था और एज ए ही उसको पास जो है वो करवा दिया जाता था, ठीक है। तो ये भी आपका पार्लियामेंट्री इश्यूज में एक इशू जो है वो सामने आया। नेक्स्ट पॉइंट, देयर हैज बीन continuous misuse of parliamentary privileges in order to settle personal scores or to bypass judicial scrutiny. Next point, it has been seen that the productivity of 0 hour is continuously declining. 0 आवर में क्या होता है कि आप जो आपके जो ये होते हैं
एमपीज वगैरह जो होते हैं या ऑपोजिशन पार्टीज के एमपीज वगैरह जो आपके लोकसभा में जाते हैं वो क्या कर सकते हैं, इनसे क्वेश्चन जो है वो कर सकते हैं जो आपके एग्जीक्यूटिव होती है, ठीक है, यानी कि सरकार जो होती है या जो आपके जितने भी मिनिस्टर्स जो होते हैं उनसे क्वेश्चन जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन पिछले कुछ सालों में क्या देखा गया है कि जो नंबर ऑफ अब क्वेश्चन ना अलग अलग तरीके के होते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका वर्बली आंसर जो है वो दिया जा सकता है, कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनका एक क्वेश्चन के ऊपर आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हो, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसका आंसर जो है वो रिटन में जो है वो देना होता है, ठीक है। तो ये जो है ये हमने वहां पे डिस्कस किए थे। कुछ क्वेश्चंस को जो है स्टार्ट क्वेश्चन कहते हैं, कुछ कॉन स्टार्ट क्वेश्चन कहते हैं, कुछ ओरल क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो इनके आंसर जो है इनको मिनिस्टर्स को जो है वो देने होते हैं एमपीज को, ठीक है। एमपीज सवाल पूछते हैं मिनिस्टर से, मिनिस्टर्स को जो है उसके जवाब जो है वो देने होते हैं, ठीक है। लेकिन पिछले कुछ सालों में क्या देखा गया है, और ये सारा काम कब होता है, 0 आवर में, ठीक है। ये 1 घंटे का टाइम होता है, आई थिंक 11 से 12 का होता है या 12 से 1 का होता है, ठीक है। जब भी आपकी ये जो है सेशन जो है जो चलते हैं, ठीक है, बीएमडब्ल्यू बजट मॉनसून और विंटर सेशन, ठीक है। तो वहां पे जो है ये सवाल जो है वो पूछे जाते हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में क्या देखा गया है कि ये जो है ये जो 0 आवर जो है इसका कोई मतलब जो है वो रह ही नहीं गया है, ठीक है। कुछ सवाल जो है पूछे नहीं जाते, पूछे जाते हैं और उसका ढंग से जवाब जो है वो नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो उसी पे है हमारा इशू। क्या इशू है, लिखो, इट हैज बीन सीन दैट द प्रोडक्टिविटी ऑफ 0 आवर the productivity of 0 hour is continuously declining as the number of starred questions answered per day fallen into 2 in number, ठीक है। तो पिछले कुछ सालों में क्या देखा गया कि एट मैक्स जो है सिर्फ हर दिन जो है मिनिमम 2 क्वेश्चंस जो है स्टार्ट क्वेश्चंस के आंसर जो है वो दिए गए हैं मिनिस्टर्स के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, लिखो इसमें, थ्रू दिस टूल द गवर्नमेंट नोटिफाइज the rules and guidelines after the passage of legislation in parliament, full stop. Many a times the rules formed are non-democratic and sometimes unconstitutional as well. ठीक है। तो पार्लियामेंट जो है बहुत से लॉज जो है वो ऐसे बना देती है, जैसे कि रिसेंटली ये जो सिटीजनशिप वाला बिल जो है वो लेके आए थे, CAA, ठीक है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। तो ये जो है ये लेके आए, तो इसमें इन्होंने क्या किया, मुस्लिम जो है क्या बोल दिया कि जो पास के जो हमारे देश हैं, जैसे कि पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, इधर बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, तो वहां पे जितने भी हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट और भी 2-3 रिलीजन जो है उन्होंने इंक्लूड किए। तो यहाँ पे ये लोग जो है जो इन देशों में रह रहे हैं तो उनके ऊपर जो है प्रताड़ना जो है वो हो रही है। तो इन्होंने क्या बोला कि इनको जो है वो हम इंडिया में लेके आएंगे, लेकिन जो यहाँ पे मुस्लिम्स जो हैं उनके साथ भी तो प्रताड़ना हो रही है, ठीक है। हो सकता है वो भी जब देश का बंटवारा हुआ तो अलग अलग जगहों पे जो है वो चले गए, ठीक है। अब वो भी हो सकता है अपने देश में जो है वो वापस आना चाहते हो, लेकिन इन्होंने क्या किया, मुस्लिम्स को जो है इसमें से एक्सक्लूड कर दिया, ठीक है। मुस्लिम्स को जो है इसमें इंक्लूड जो है वो नहीं किया। तो ये जो है ये डायरेक्टली आपका किसके अगेंस्ट है, राइट टू इक्वालिटी के अगेंस्ट, ठीक है। तो सबके साथ जो है इक्वली बिहेव जो है वो करना चाहिए। किसी के साथ जो है डिस्क्रिमिनेशन जो है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन जो है उनके साथ की गई, तो इस वजह से ये चीज जो है अपने आप में नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके के बिल जो है वो बहुत से लाए गए हैं, तो ये भी आपका पार्लियामेंट्री इशू ही है, ठीक है। नेक्स्ट लिखो कंक्लूजन। ये सारे इश्यूज हैं। अब अगली क्लास में हम क्या करेंगे, इन इश्यूज को एक एक करके जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये हमने ओवरऑल इश्यूज जो है वो डिस्कस किए। आगे आने वाली क्लासेस में एंटी डिफेक्शन लॉ को अलग से डिस्कस किया जाएगा,
जो आपका ये जो है सबसे पहले ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो है उसको अलग से डिस्कस किया जाएगा, या जितने भी और हमने डिस्कस किए गिलोटिन क्लॉज हो गया या बाकी सारी चीजें होगी, उन सबको एक एक करके जो है वो डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, अब लिखो कंक्लूजन, लिखो एनसीआरडब्ल्यूसी, एनसीआरडब्ल्यूसी फुल फॉर्म लिख लो, नेशनल कमीशन ऑन रिव्यू ऑफ वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन recommended that there should be minimum 120 days of sitting for Lok Sabha and 100 days of sitting for Rajya Sabha, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम अपने एमपीज जो है यहाँ से जिता के जो है हम उनको वहां पे भेजते हैं कि लोकसभा में वो जाके जो है वो हमारी बात जो है वहां पे रखेंगे या हमारी स्टेट के मुद्दे जो है वहां पे रखेंगे। ठीक है, ये सिद्धू जैसे लोगों को या इसके कैप्टन अमरिंदर सिंह जैसे लोगों को हम जितवा के यहाँ से पार्लियामेंट जो है वहां पे भेजा करते हैं, और वो जो है वो वहां पे उनकी जाके अटेंडेंस देखो तो वहां पे उनकी अटेंडेंस जो है वही नहीं पूरी होती है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे रूल क्या होता है आपका कि एक ना यहाँ पे रूल होता है कि आपको जो है मिनिमम इतने दिन जो है वो आपको प्रेजेंट रहना होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल रूल है आपका कि जब मैं पॉलिटी करवा रहा था तब मैंने आपको रूल जो है ये बताया था, मेरे को अभी करंटली एग्जैक्ट नंबर ऑफ डेज जो है वो याद नहीं, हम हाइपोथेटिकली एक नंबर ऑफ डेज जो है वो लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल एक मिनिस्टर के दोनों सिटिंग्स के बीच का जो डिफरेंस जो होना चाहिए, हाइपोथेटिकली मान रहे हैं, वो 15 दिन का जो है वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये फिगर जो है वो हाइपोथेटिकली है क्योंकि अभी एग्जैक्ट फिगर जो है वो मुझे याद नहीं है। ठीक है, हाइपोथेटिकली मान के चलते हैं कि 15 दिन तक जो है उसको उसकी 2 छुट्टियों जो जितनी छुट्टियां वो ले रहा है उसमें इतना दिन का 15 दिन का गैप जो है वो नहीं होना चाहिए, एक कंडीशन। लेकिन साथ ही साथ दूसरी कंडीशन जो है वो और डाल दी गई है कि इसके बीच में मान लो वो आज 1 मई को जो है अटेंडेंस लगा ली उसने, अब उसकी 16 मई से पहले उसको अपनी एक अटेंडेंस जो है वो लगानी है। ठीक है, यानी कि दोनों के बीच में 15 दिन का गैप जो है वो नहीं होना चाहिए। ये 15 दिन हाइपोथेटिकली, एग्जैक्ट नंबर ऑफ डेज जो है वो करेक्टली मुझे याद नहीं है, हाइपोथेटिकली मान के चलते हैं कि अगर रूल में इतना लिखा है कि 15 दिन का गैप जो है वो नहीं होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग क्या चलेगा। ठीक है, 15 दिन का गैप जो है वो नहीं होना चाहिए, पहली बात। अब इसमें और कंडीशन क्या है कि वो गैप जो है वो हम तब कंसिडर करेंगे 15 दिन का अगर बीच में कोई नेशनल हॉलीडे जो है वो ना आ जाए। ठीक है, नेशनल हॉलीडे हो गया या फिर कोई छुट्टी जो है वो ना आ जाए, जैसे कि आपकी होली की हो गई या दूसरी कोई छुट्टियां जो है वो आ जाती हैं, वो छुट्टियां जो है वो ना आ जाए। उसके अलावा तो ये कंडीशन जो है वो कभी फुलफिल ही नहीं हो पाती, इस वजह से वो जो है उस एमपी की सीट जो है वो कभी भी जाती नहीं है। ठीक है, वो चाहे अटेंड करे या फिर ना करे, उसको बेसिकली हर सेशन में 1 या 2 दिन जो है वो अटेंड करने होते हैं, उसके अलावा उसको कोई अटेंड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उन्होंने लूप होल्स निकाल के बीच में कंडीशंस जो है वो इतनी सारी लगा दी है। ठीक है, तो दूसरी चीज एक तो ये हो गया कि बीच में कोई भी नेशनल हॉलीडे जो है वो नहीं आनी चाहिए। दूसरा, कोई भी दिन जो है वो इस 15 दिन के बीच में कोई भी दिन जो है वो ऐसा नहीं आना चाहिए जब मीटिंग जो है वो कैंसिल हो जाए। ठीक है, आप देखते हो ना कि वॉकआउट कर जाते हैं तो उस दिन का मीटिंग जो है वही कैंसिल कर दी जाती है पार्लियामेंट की। ठीक है, तो वो मीटिंग जो है वो कैंसिल नहीं होनी चाहिए। अगर वो मीटिंग कैंसिल हो जाएगी तो इसके 15 दिन जो है, जिस दिन वो मीटिंग कैंसिल होती है, फॉर एग्जांपल 10 मई को वो मीटिंग जो है वो कैंसिल हो जाती है। ठीक है, मीटिंग कैंसिल होगी, अब इसकी 10 तारीख से लेके अगले 15 दिन तक जो है वो दोबारा से काउंट होगा। ठीक है, यानी कि 10 से आगे प्लस 15 कर लो यानी कि 26। ठीक है, अब इसको 10 से 26 मई के बीच तक जो है 1 दिन प्रेजेंट रहना होगा, अगर वो नहीं होगा तब जो है उसकी सीट जो है वो चली जाएगी। ठीक है, इन बिटवीन कुछ ना कुछ आ जाएगा, जैसे कि आपका बुद्ध पूर्णिमा जो है वो 21 मई के आसपास होती है कहीं पे। ठीक है, 21-22 मई के आसपास होती है, बुद्ध पूर्णिमा आ जाएगी, नेशनल हॉलीडे होता है, वो जो है वो आपका फिर जो है वो लूप होल में बच जाएगा और वो जो है फिर उसको 15 दिन जो है वो फिर से और मिल जाएंगे। ठीक है, इन बिटवीन क्या होगा, 2 महीने का सेशन जो है, एट मैक्स 2 महीने का सेशन चलता है, 2 महीने उसके निकल जाएंगे, वो 15-15 दिन करके उसकी सीट जो है बची की बची रह जाएगी। ठीक है, जबकि होना क्या चाहिए, क्योंकि हमने उसको जिता के भेजा है, अगला इतनी पेंशन ले रहा है, जितनी बार इलेक्ट होता है उतनी पेंशन जो उनकी लग जाती है। ठीक है, उतनी पे जो है वो लेते हैं जितनी बार वो एमपी सिलेक्ट होते हैं, एमएलए सिलेक्ट होते हैं। ठीक है, इतनी वो बंदा पे ले रहा है और उसके बावजूद भी इसको 2 महीने के लिए ये पार्लियामेंट जो है वो वहां पे जाके
बैठ नहीं सकता, ठीक है, बात तो क्या ही करनी है हमारे मुद्दों की, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है ये जिनको आप जिता के भेजते हो वो जो है ये सारी चीजें जो है वो आपके साथ करते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से ये जो आपका NCRWC जो है इसने ये बोला है कि कम से कम 100 दिन के लिए जो है वो सिटिंग जो है वो होनी चाहिए, जबकि होती कितनी है, मुश्किल से 60 दिन भी जो है वो नहीं होती, ठीक है। सबसे ज्यादा लंबा सेशन जो आपका चलता है वो आपका ये वाला होता है बजट सेशन, ठीक है, ये सबसे लंबा जो है ये चलता है, ठीक है, और बाकी जो है वो और छोटे होते हैं। नेक्स्ट लिखो, मैं रिपीट कर रहा हूं, कहां तक लिखवा दिया तो मुझे याद नहीं है, मैं रिपीट कर रहा हूं सारा पैरा। NCRWC नेशनल कमीशन ऑन रिव्यू ऑफ वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन recommended that there should be minimum 120 days of sitting for Lok Sabha and 100 days of sitting for Rajya Sabha. Full stop, para change. Parliament and other states can follow the example of Odisha, which adopted a legislation on minimum days of legislative assembly. Next लिखो, नेक्स्ट हेडिंग बनाओ पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, ठीक है। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में क्या क्या इश्यूज हैं उनको लिखेंगे। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ब्रैकेट में PSC लिख लो, PSC, ठीक है। तो जो आपकी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी होती है दो तरीके की होती हैं, लिखो 2 टाइप्स ऑफ PSC। सबसे पहली होती है आपकी एडहॉक कमेटी, और सेकंड होती है आपकी परमानेंट कमेटीज, ठीक है। जो एडहॉक होती है वो आपकी टेम्परेरी नेचर होती है, और ये जो है स्पीकर के द्वारा जो है उसको कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, ठीक है। और स्पीकर अगर इसके किसी भी कमेटी का मेंबर हो तो वो ऑटोमेटिकली इसका चेयरमैन जो है वो बन जाता है, ठीक है। सेकंड होती है आपकी परमानेंट कमेटी, ये 1 साल इनका टेन्योर रहता है, 1 साल के बाद जो है ये कमेटी जो है वो चेंज हो जाती है, ठीक है, इसके मेंबर जो है वो चेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट लिखो, सिग्निफिकेंस ऑफ PSC सिस्टम, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटीज सिस्टम। लिखो नंबर 1, इन द बैकग्राउंड the time constraints with parliament in the background the time constraints with parliament, the discussions of standing committee come handy in evaluation or scrutiny of a bill, Second point, it examines the budgetary allocation for various departments and the policies of government thus ensuring the accountability of the government. बेसिकली इसमें होता क्या है, ये जो पार्लियामेंट्री कमेटीज वगैरह जो है वो बनाई जाती है, इसमें अगर गवर्नमेंट कोई भी बिल जो है वो पास करती है, ठीक है, तो उनको जो है इन पार्लियामेंट्री कमेटीज के थ्रू जो है स्क्रूटिनाइज जो है वो किया जाता है। तो इसमें जो आपको ऑपोजिशन का मेंबर जो होता है, ऑपोजिशन पार्टी के मेंबर जो है उनको भी इसमें इंक्लूड जो है वो किया जाता है, ठीक है। तो जनरली इसमें जो है वो इस तरीके से किया जाता है कि 13 मेंबर्स जो है 13 या 7 मेंबर्स की कमेटी जो है ये होती है, या फिर 5 मेंबर्स की कमेटी जो है वो होती है, ठीक है। उसमें से भी ऐसे देखा जाता है कि कुछ मेंबर्स जो है या जो आपकी रूलिंग पार्टी होती है उसके होते हैं, मैक्सिमम मेंबर उसी के होते हैं जो आपकी रूलिंग पार्टी होती है, और 2-3 मेंबर जो है या एक आध मेंबर जो है ये ऑपोजिशन पार्टी का जो है वो रख लेते हैं, ठीक है। तो वहीं पे उसकी स्क्रूटिनी जो है वो सारी जो है वो की जाती है, जो भी बिल वगैरह जो है वो पास किया जाता है, ठीक है। तो ये मेन काम होता है आपका पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का।
या फिर पार्लियामेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो किस तरीके से रहेंगे, क्या चीजें जो है वो पार्लियामेंट में किस तरीके से जो आपका पार्लियामेंट जो है वो रन करेगा, जो इनफैक्ट जो आपकी पार्लियामेंट की जो कैंटीन होती है वहां पे क्या क्या बनेगा, कितने में बनेगा, कितनी जो आप वहां पे खाना खाते हो, जो आपके मिनिस्टर जो है वो खाना वगैरह खाते हैं उनका क्या प्राइस जो है वो रहेगा, वो सारा चीजें जो है ये पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटीज जो है यही डिस्कस करती है। बहुत सी आपकी कमेटीज होती है, आई थिंक 46 के 56 कमेटीज जो है वो आपकी होती है, 52 या इतनी समथिंग कमेटीज होती है एडहॉक और परमानेंट दोनों को मिला के, ठीक है। तो हर एक कमेटी का अलग अलग फंक्शन जो है वो डिफाइन किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट, वर्क्स इन अ नॉन पार्टीजन मैनर, वर्क्स इन अ नॉन पार्टीजन मैनर, committees are closed door meetings, committees are closed door meetings and members are not bound by party whips which allows them the latitude for more meaningful exchange of views, full stop. Next point, further it allows for strong opposition control over the executive. Next point, engagement with relevant stakeholders, comma, the committees regularly seek feedback from citizens and experts on subjects it examines. For example, RBI governor was called upon by finance committee on demonetization. Next point, they act as a relevant link between parliament and people on one hand, and they act as a relevant link between parliament and people on one hand and between administration and parliament on other hand. Last point, the financial prudence नहीं, द काट दो, सिर्फ लिखो फाइनेंशियल प्रूडेंस, इसमें लिखो the system ensures that there is maintenance of efficiency in government. The system ensures that there is maintenance of efficiency in government expenditure and policy making. ठीक है, तो ये हमने क्या देखा, PSC जो है उनका सिग्निफिकेंस जो है वो देखा। अब इसमें जो इश्यूज जो है उनको देखते हैं, ठीक है। तो हेडिंग बनाओ, इश्यूज रिलेटिंग विद PSCs। लिखो, नंबर 1, पुअर अटेंडेंस ऑफ
मेंबर्स, ठीक है। जो मेंबर जो है उनकी अटेंडेंस पार्लियामेंट में नहीं होती, तो वो जो है जब पार्लियामेंट में अटेंडेंस लगाएगा तभी जाके जो है वो आपकी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटीज जो है वहां पे अटेंडेंस लगेगी इनकी। तो लिखो पुअर अटेंडेंस ऑफ मेंबर्स, इसमें लिखो द अटेंडेंस ऑफ मेंबर्स, द अटेंडेंस ऑफ मेंबर्स एंड कमिटी मीटिंग्स stands at about 50%, since 2014-15, ठीक है। नेक्स्ट देखो शॉर्ट टेन्योर ऑफ मेंबर्स, ठीक है। मेंबर्स का टेन्योर जो है बहुत छोटा होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो परमानेंट कमिटीज जो होती है उनका टेन्योर 1 साल के लिए होता है, ठीक है। और फॉर एग्जांपल राहुल गांधी को किसी भी कमेटी का मेंबर जो है वो बना दिया जाता है, ठीक है। जब तक उसको समझने में समझ आएगी चीज जो है कि ये कमेटी का असल काम क्या है, किस तरीके से इसे स्क्रूटनी वगैरह जो वो किस तरीके से करनी है, मीनवाइल जब तक वो समझ पाएगा तब तक जो है उसको उसका टेन्योर जो है वो खत्म हो चुका होगा, ठीक है। तब तक उठा के उसको किसी और कमेटी में डाल देंगे। जब वहां पे जाके पहली बात तो इनकी अटेंडेंस जो है वही नहीं पूरी होती वहां पे, ठीक है। अगर हाइपोथेटिकली मान लें कि अगर वो बंदा जो है अपनी अटेंडेंस पूरी वहां पे रखे, ठीक है, सब कुछ जो है उनसे फीडबैक जो है वो ले, ठीक है। आईएएस ऑफिसर्स वगैरह जो होते हैं उन्हीं से ये फीडबैक जो है वो लेते हैं, ठीक है। उनसे प्रॉपर ये फीडबैक वगैरह जो है वो लिया जाए, फिर भी उसको 1 साल का टाइम जो है वो लग जाएगा उस चीज को समझते समझते। जब तक वो समझ पाएगा तब तक जो है उसकी जो है उसको किसी और कमेटी का मेंबर जो है वो बना दिया जाएगा, ठीक है। तो ये इशू है यहाँ पे सेकेंड इशू, शॉर्ट टेन्योर ऑफ मेंबर्स। देखो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पीएससी फॉर एन ईयर leaves very little time for developing, specializing and expertise. Third point लिखो lack of discussions on committee reports. अब एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल और लेके चलो कि राहुल गांधी को किसी कमेटी का मेंबर बनाया गया, उसने क्या किया, अपनी अटेंडेंस वहां पे पूरी रखी, जो वहां पे जो आईएएस ऑफिसर्स जो उस चीज को डील कर रहे थे, जितने भी ऑफिसर्स जो है उनसे वो बातचीत करता रहा, ठीक है। 1 साल के लिए बातचीत करता रहा, 1 साल बाद उसने अपनी रिपोर्ट बना के जो है वो पेश कर दी, ठीक है, कि ये रिपोर्ट बनाई है, अब ये जो है पार्लियामेंट को दे दी कि अब जो है बैठ के इसके ऊपर डिस्कशन जो है वो करो। पार्लियामेंट उसके ऊपर बैठ के डिस्कशन ही करती है, ठीक है, क्योंकि इनकी रिपोर्ट जो है वो सिर्फ रिकमेंडेशंस होती है, मानना ना मानना वो पार्लियामेंट की मर्जी है, ठीक है। तो इस वजह से भी जो है, क्योंकि जो डिस्कशन जो है कमेटी रिपोर्ट्स की वही नहीं होती, तो इस वजह से जो है जो काम करने वाले बंदे भी जो है जो काम करना भी चाहते हैं वो काम करते ही है, ठीक है। उनको पता है कि उसका कुछ रिजल्ट जो है वो सामने जो है वो नहीं आएगा, ठीक है। तो लिखो लैक ऑफ डिस्कशन ऑन कमेटी रिपोर्ट्स। लिखो since they are only recommendatory in nature, reports of committees are not taken up for discussion in parliament except for references in certain debates for bills. Full stop. Next point, lack of expertise. इसमें लिखो members lack technical expertise such as in accounting and administrative principles. इसको इस तरीके से समझो कि फॉर एग्जांपल आपने क्या किया है, आप इस क्लास में बैठे हो, ठीक है, आप जो है साइंस बैकग्राउंड से आए हो, ठीक है,
और मैं जो है जब आप यहाँ पे आओ क्लास लगाने हो, मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करूँ कि इस बच्चे को जो है अकाउंट्स की जो बेसिक नॉलेज जो है वो होगी ही होगी, ठीक है। तो सेम चीज यहाँ पे होती है कि जो है सबसे पहले तो आपके एमपीज वगैरह जो मोस्टली पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ लोगों को बिठा के आपने एमपीज जो है वो बना दिए हुए, ठीक है। सबसे पहली बात तो वो पढ़े लिखे नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हाइपोथेटिकली मान लेते हैं कि कुछ लोग उसमें से जो है वो पढ़े लिखे हैं, ठीक है, जो सो कॉल्ड पढ़े लिखे हैं, वो भी उन्होंने नकली डिग्रियां लेके जो है वो वहां पे बैठे हुए हैं, ठीक है। अब 500 में से हम हाइपोथेटिकली मान लेते हैं कि 6-7 लोग ऐसे हैं जो सच में पढ़ के जो है वहां पे गए हैं, ठीक है, सही तरीके से पढ़ के गए हैं, असली उनकी डिग्री है, पढ़ के डिग्री ली है उन्होंने, मेहनत करके डिग्री जो है वो ली हुई है, इतना हाइपोथेटिकली मान के चले जाते हैं। अब उस बंदे की डिग्री फॉर एग्जांपल हम हाइपोथेटिकली मान लेते हैं एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में है, ठीक है, हम उसको जो है उसको कौन सी कमेटी का मेंबर बना रहे हैं, फाइनेंस कमेटी का मेंबर जो है उसको वो बना रहे हैं, ठीक है। तो जो उसकी एक्सपर्टीज ही नहीं है, हम उसको दूसरी कमेटी का, रादर है हम उसको साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई कमेटी देते हैं, हम उसको क्या कर रहे हैं, फाइनेंस से रिलेटेड जो है, या आपको कह लो कि एंथ्रोपोलॉजी से रिलेटेड हम उसको कमेटी जो है वो दे रहे हैं, जिसके बारे में उसको एबीसीडी जो है वो नहीं पता है। तो ये भी इसमें जो है वो इशू है, ठीक है, लैक ऑफ एक्सपर्टीज। नेक्स्ट, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ प्रोसीडिंग्स। पॉलिटिसाइजेशन, POLITICISATION, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ प्रोसीडिंग्स। देखो, with greater public interest shown in some issues, members have started taking strict party lines in committee meetings as well. Full stop. This has led to decline in quality of discussions in standing committee. Full stop. Last point, implication of passing bills without going through standing committees. फर्स्ट पॉइंट, सब पॉइंट लिखो इसमें। फर्स्ट, legislation may not be holistic or far-sighted. Next point, next sub point, this does not allow detailed, continuous and in-depth control of opposition or parliament over the executive. अब इसमें वे फॉरवर्ड लिखो, so that the institution of parliament as a deliberative body can be strengthened एक काम करो, वे फॉरवर्ड इसका मत लिखो, ठीक है, मैं आगे जो है बताऊंगा कि इसमें वे फॉर्मेट में जो है वो आपको क्या लिखना है, ठीक है। इसके अगले आने वाला जो टॉपिक है वो आपका है एंटी डिफेक्शन लॉ, एंड देन उसके बाद हम करेंगे ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, उसके बाद हम करेंगे मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, उसके बाद हम करेंगे प्रिविलेजेस, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, उसमें जो है उसके बाद जो है वो आपको
एक साथ जो है वो मैं आपको सबका वे फॉरवर्ड जो है वो लिखवा दूंगा, ठीक है। तो इसका सबका वे फॉरवर्ड जो है, सारे इश्यूज का वे फॉरवर्ड जो है कॉमन वे फॉरवर्ड आएगा, वो जो है वो मैं आपको लिखवाऊंगा, ठीक है। तो ये जितना वे फॉरवर्ड लिखा है वो आपने वो काट लो, ठीक है। उसके अलावा ये वाली जो क्लास आएगी वो आपकी पब्लिक रहेगी, ठीक है। अगली वाली पब्लिक करनी है कि नहीं करनी है वो मैं बाद में डिसाइड करूंगा। इसी क्लास के बाद जो है वो मैं आपकी अगली क्लास जो है वो रिकॉर्ड करूंगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्लास जो है वो आपकी पब्लिक रहने वाली है, ठीक है। इससे रिलेटेड कोई भी नोट जो है वो आपको प्रोवाइड नहीं करवाए जाएंगे, ठीक है, जो पॉलिटिकल इश्यूज से हैं, क्योंकि इसके जितने भी नोट जो है वो हर साल जो है वो चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो इसके कोई भी स्टेबल नोट जो है वो आपको नहीं मिलेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल चेंज के होते हुए मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि हमने यहीं कहीं पे लिखा था, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा इश्यूज रिलेटेड टू पीएससी, ठीक है। उसमें हमने फर्स्ट इशू क्या लिखा कि कमेटीज की जो अटेंडेंस जो वो डिक्रीज होती जा रही है। तो हमने किससे कंपेयर किया, 2014-15 से कंपेयर किया, ठीक है। तो जब हम नेक्स्ट टाइम जो है वो क्लास लगाएंगे तब हम 2018-19 से जो है वो कंपेयर करेंगे, जैसे उसका डेटा जो है वो आ जाएगा, ठीक है। तो इसी वजह से इसका कोई एक स्टेबल डेटा जो है वो नहीं होता, इसका डेटा जो है वो चेंज होता रहता है। तो वही डेटा जो हमने यहाँ पे कोड जो है वो करना होता है। बेसिक इश्यूज जो होते हैं वो सेम रहते हैं, ठीक है, वो इश्यूज जो है वो चेंज नहीं होते और इतनी जल्दी चेंज जो है वो होने भी नहीं वाले, ठीक है। तो हमें जो करंट डेटा जो है वो चल रहा होता है, जैसे ही अगर फॉर एग्जांपल अभी करंट डेटा जो है वो 2014-15 के अकॉर्डिंग चल रहा है, जैसे 2018-19 के अकॉर्डिंग डेटा जो है या जो है आपका अभी इलेक्शंस हो रहे हैं, तो इनके बाद जो है नया डेटा जो है वो आ जाएगा, ठीक है। तो वो डेटा आएगा 23-24 का, जैसे वो डेटा आ जाएगा उससे पहले आपका 18-19 वाला डेटा जो है वो आएगा। तो जैसे वो डेटा आएगा तो हम उसको कोड करना जो है वो स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो इसी वजह से इसके जो है नोट्स जो है वो ऐसा चेंज जो है वो होते रहते हैं, ठीक है। तो अभी हम 2014-15 के डेटा के अकॉर्डिंग जो है वो चलेंगे, ठीक है। ऐसी जब आपकी रिकमेंडेशंस दी जाती हैं तो उसमें भी डेटा जो है वो कोड किया जाता है, ठीक है। तो ये सारा डेटा वो डेटा होता है जो हमने अभी डिस्कस किया ना, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटीज, यही कमेटीज जो है ये डेटा ले जाके जो है वो भेजती है, पार्लियामेंट को भेजती है, ठीक है। पार्लियामेंट जो है उस डेटा को पब्लिश जो है वो कर देता है अपनी साइट के ऊपर, वहीं से जो है वो आपके नोट्स जो है वो रेडी होते हैं, ठीक है। तो ये वही डेटा जो है वो हम उठाया करेंगे, ठीक है। तो इसी वजह से इसकी कोई भी बुकलेट जो है आपको प्रोवाइड नहीं करवाई जाएगी, जो आपको क्लास में करवाया जाएगा वही आपके लिए सफिशिएंट है। उसके अलावा आपको बाहर से कोई भी ना तो बुकलेट की जरूरत है, ना ही इसकी कोई बुकलेट जो है वो मिलती भी है आपको, ठीक है। तो वही डेट जो आपके क्लास में करवा दिया, इसी से आपको सवाल जो है जो आपके मेंस जो है वहीं पे इसी से आपसे रिलेटेड सवाल जो है आपको पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये थी आपकी सारी क्लास। ये टोटल जितना भी आपका ये सारा मॉड्यूल जो है ये आपका 14-15 क्लासेस, 15 से एट मैक्स 20 क्लासेस तक जो है आपका मॉड्यूल जो है ये सारा फिनिश कर दिया जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास जो आपकी रहेगी वो एंटी डिफेक्शन लॉ की होगी। उसी के साथ साथ हम डिस्कस करेंगे एंटी डिफेक्शन लॉ की एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, उसका क्रिटिसिज्म क्या है, वो सारा जो है, और कौन कौन सी कमेटीज ने रिकमेंडेशंस जो है वो दी गई हैं, वो सारा जो है वो हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा यहाँ पे आप कुछ कमेटीज की रिपोर्ट जो है वो मैं आपको साथ के साथ जो है वो बताता रहूंगा, वो आपको रीड आउट करनी है। जैसे कि सेकंड एआरसी की रिकमेंडेशन जब हम ये कर रहे थे, गवर्नेंस कर रहे थे, तभी मैंने आपको बोला था कि उसको जो है एक बार रीड आउट कर दो। तो सेकंड एआरसी की रिकमेंडेशन जो है वो भी हम बार बार यहाँ पे जो है वो कोट करेंगे, अलग अलग इश्यूज से रिलेटेड। एआरसी ने भी अपनी अलग अलग रिकमेंडेशन जो है वो दी हुई है, ठीक है। तो जो जो रिकमेंडेशन जहां जहां पे फिट होती होगी वो वहां पे मैं जो है वो आपको लिखवाता रहूंगा। उसके अलावा लॉ कमीशन जो है वो रिपोर्ट जो है वो निकालता है, वो अपनी रिकमेंडेशंस जो है वो देता रहता है, तो उसकी रिकमेंडेशन जो है वो भी हम यहाँ पे जो है वो मेंशन करेंगे। उसके अलावा एनसीआरडब्ल्यूसी की कुछ रिकमेंडेशंस हमने लिखी हैं, कुछ आपकी इसने रिकमेंडेशंस जो है एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड दी हैं, कुछ रिकमेंडेशंस जो है इसने और अलग अलग इश्यूज जो है उससे रिलेटेड दी हैं। क्योंकि इसका काम क्या होता है एनसीआरडब्ल्यूसी का, कि जो भी आपका कॉन्स्टिट्यूशन में जो कुछ भी चेंजेस हो रहे हैं उसको रिव्यू करना इसका काम होता है, ठीक है। तो ये रिव्यू करता रहता है, उसके ऊपर रिपोर्ट जो है वो निकालता रहता है। तो वो रिपोर्ट जो है उसको हमको यहाँ पे जहां जहां पे भी इसकी जरूरत होगी वहां पे उसकी रिपोर्ट्स या उसकी जो रिकमेंडेशंस जो है वो हम उसको वहां पे मेंशन करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ रिकमेंडेशंस जो है, जैसे आपकी दिनेश गोस्वामी कमेटी जो है इसने रिकमेंडेशंस जो है उसके ऊपर दी थी एंटी डिफेक्शन लॉ के ऊपर, ठीक है। तो ये रिकमेंडेशंस जो है अगर आप इनको भी मेंशन करोगे तो आपका आंसर जो है वो और ज्यादा
जो है फैक्चुअल जो है वो बन पाएगा या और ज्यादा रिलायबल जो है वो बन पाएगा, ठीक है। तो वो ऐसा आंसर जो है वो और ज्यादा मार्क्स जो है वो फेच करता है, ठीक है। तो हमें यही देखना है, बाकी सब लोग जो है कहीं ना कहीं से उठा के कुछ ना कुछ जो है वो अपने आंसर में लिख देंगे, ठीक है। कॉमन पॉइंट सबके सेम रहते हैं, लेकिन अपने पॉइंट्स को जो है वो आपको किस तरीके से जो है ज्यादा सब्सटेंशिएट करना है वो आप इन्हीं रिकमेंडेशंस के थ्रू जो है या इन्हीं रिपोर्ट्स के थ्रू जो है वो आप कर पाओगे, ठीक है। तो वो रिकमेंडेशन जो है हम साथ के साथ लिखते रहेंगे, और जो भी रिकमेंडेशन मैं बताऊं आपको या जो भी रिपोर्ट जो मैं आपको बोलूं पढ़ने के लिए, तो आपको उसको जो है वो जरूर पढ़ना। मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि सेकंड एआरसी की रिपोर्ट जो है वो सारी पढ़ लो, ठीक है। एक बार उसकी रीडिंग जो है वो सारी मार दो, ठीक है। और एक और चीज जो है मैंने आपको बोली थी कि उसके फर्स्ट कुछ पेजेस जो है वो आपको पढ़ने थे, ठीक है। तो जो गवर्नेंस वाली क्लास है वहां पे मैंने जो है वो आपको बताया था उस रिपोर्ट का, ठीक है। अभी करंटली रिपोर्ट का नाम जो है वो मुझे याद नहीं है, ठीक है। लेकिन दोनों रिपोर्ट जो है वो मैंने आपको भेजी थी जब हमने गवर्नेंस जो है वो स्टार्ट किया था, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर कुछ बच्चों के पास जो अगर वो रिपोर्ट नहीं गई है, फिर भी मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको वो रिपोर्ट जो है सेकेंड एआरसी रिपोर्ट जो है उसकी पीडीएफ जो है वो भेज दूंगा। वैसे आपके ग्रुप जो है वहां पे पड़ी हुई मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो आज की हमारी क्लास जो थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।